नमस्कार। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खान, अल्मोड़ा। आज का हमारा मुख्य विषय है व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्य विभेद या एकाधिकारात्मक मूल्य विभेद की गणना करना। वास्तव में मूल्य विभेद बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें एक ही उत्पादक अपने एक ही उत्पाद को दो अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्य पर बेचता है। जब कोई उत्पादक अपनी एक ही वस्तु को दो अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्य ग्रहण करे या उपभोक्ताओं से ले, तो इस स्थिति को हम मूल्य विभेद की स्थिति कहते हैं। क्योंकि उत्पादक एक है, अर्थात उत्पादित वस्तु की लागत एक होगी, लेकिन दो अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्य पर बेचना, ये वास्तव में एक अधिकारात्मक मूल्य विभेद की स्थिति को दर्शाता है। इसकी कई स्थितियां होती हैं, इन पर हम विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि मूल्य विभेद कितने प्रकार का होता है। अब हम मूल्य विभेद के प्रकार की चर्चा करेंगे। मूल्य विभेद वास्तव में कई प्रकार का होता है, लेकिन इसके मुख्य भी जो विभेद है हम उनके प्रकारों की चर्चा करेंगे। पहला है हमारा पर्सनल मूल्य विभेद। इसके अंतर्गत जब कोई उत्पादक व्यक्ति से व्यक्ति के अनुसार, उनकी आय क्षमता के अनुसार या उनका पब्लिक स्टेटस के अनुसार अलग अलग व्यक्तियों को अपनी वस्तुएं या सेवाएं अलग अलग मूल्य पर देते हैं, तो इसे हम व्यक्तिगत मूल्य विभेद कहते हैं। जैसे डॉक्टर अमीर व्यक्तियों से हो सकता है ज्यादा फीस ले ले, गरीब व्यक्तियों से हो सकता है कम फीस ले ले, और बहुत गरीब व्यक्ति से हो सकता है फ्री में इलाज कर दे। तो इस प्रकार ये व्यक्तिगत स्तर पर मूल्य विभेद किया जाता है। दूसरा हमारा मूल्य विभेद है नेचर ऑफ प्रोडक्ट। वास्तव में उस उत्पाद की स्थिति क्या है। जैसे अगर हम खुली चाय लेते हैं तो सस्ती मिल सकती है, लेकिन इसी चाय को अगर हम ब्रांड में कन्वर्ट कर दे, पर्टिकुलर ब्रांड हो जाए, तो हो सकता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो इस प्रकार वस्तु की स्थिति कैसी है। अगर हम वस्तु को हो सकता है फुटपाथ से खरीद रहे हैं, जैसे सब्जियां हैं, अगर हम फुटपाथ से खरीद रहे हैं तो उत्पादक उसको सस्ती दे सकता है, लेकिन यदि उसको हम मल्टीप्लेक्स या ऐसी जगह से हम खरीद रहे हैं, शोरूम या अदर जगह से खरीद रहे हैं, तो हो सकता है कि वहां पर उसी वस्तु का मूल्य ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। तो वास्तव में नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के बेस पर भी ऐसा होता है। थर्ड है हमारा जेंडर, स्टेटस, ईटीसी। क्या होता है कि कभी कभी एक नाई को ले लेते हैं। नाई बच्चों के बाल को काटने का अलग चार्ज लगाता है, पुरुषों के बाल काटने का चार्ज अलग होता है, और महिलाओं के बाल काटने का चार्ज अलग होता है। यानी ये वास्तव में लैंगिक विभेद के आधार पर भी निर्धारित होता है। दूसरी चीज स्टेटस क्या है, आप किस स्टेटस से बिलोंग करते हैं, इसके आधार पर भी वस्तुओं का मूल्य अलग अलग निर्धारित किया जाता है। अगला है टाइम ऑफ सर्विस। टाइम ऑफ सर्विस का मतलब होता है कि अगर आप कोई भी वस्तु सामान्य स्थितियों में लेते हैं तो हो सकता है सस्ती मिले, लेकिन अगर आप कोई वस्तु विशेष परिस्थितियों में लेते हैं, मान लीजिए आपको आधी रात को एम्बुलेंस सर्विस चाहिए, तो हो सकता है कि वो चार्जेस ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर आपको दिन में नॉर्मल समय पे ड्यूटी टाइम पे आप लेते हैं तो वास्तव में वही प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा। अगला लोकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लोकेशन डिस्क्रिमिनेशन का तात्पर्य होता है कि कुछ वस्तुएं पर्टिकुलर लोकेशन में बहुत अधिक पॉपुलर होती हैं और उसे बड़ा बाजार होता है, तो वो वस्तु कभी कभी सस्ती हमें प्राप्त हो जाती है, लेकिन कभी कभी वो वस्तु अपने बाजार से बहुत दूर हो जाती है या आउट ऑफ फैशन भी हो सकती है, तो उस वस्तु का मूल्य पहले से कम हो जाएगा। अगला है हमारा यूज डिस्क्रिमिनेशन। उसका प्रयोग कहां पे किया जा रहा है और किस प्रकार किया जा रहा है। यूज डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जैसे ट्रेन है, ट्रेन दिल्ली इलाहाबाद से दिल्ली ही जाएगी, डिब्बे सारे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, लेकिन यूज एक जनरल कोच का यूज करना चाहता है तो उसे कम पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन कोई लग्जरियस चीज को यूज करना चाहता है, एसी डिब्बे पे रहना चाहता है, तो उसका यूज ज्यादा है, एक प्रकार से उसकी लग्जरियस चीजों का प्रयोग करना चाहता है, तो वहां पर उसे ज्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इतने प्रकार का मूल्य विभेद देखने को मिलता है। अब आइए देखिए इसके औचित्य की बात करते हैं कि एक ही उत्पादक
एक ही वस्तु का जिसकी लागत समान है, जिसका वो एकाधिकारी है, उसको दो अलग अलग बाजारों पे अलग अलग मूल्य कैसे निर्धारित करता है, इस बात पर हम चर्चा करेंगे। मान लीजिए दो बाजार हैं, ए बाजार और बी बाजार। ए बाजार की मांग की लोच बेलोचदार है, अर्थात ए बाजार में वस्तु आवश्यक वस्तु है। मान लीजिए शहर में बिजली, शहर के लिए बिजली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर वहां लाइट चली जाती है तो लोग बालकनी में खड़े हो जाते हैं। दे आर वेटिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी का वेट करते हैं कि तब आ जाएगी तो हम अन्य कार्य करेंगे। जब तक लाइट नहीं आती तब तक, यानी दैट इज कंपल्सरी है कि बिजली उनको चाहिए चाहिए। तो वहां पर इनइलास्टिक डिमांड कर होगा। वहीं दूसरी बिजली गांव के लिए है। मान लीजिए दूसरा बाजार हमारा गांव है, गांव पे यही बिजली वास्तव में लोचदार डिमांड है, अर्थात बिजली आती है तो वेरी गुड, नहीं आती कोई बात नहीं। वो लोग अपनी एक्टिविटी को, जनरल एक्टिविटी संपादित करते, भैंस को चारा डालना, वास्तव में खेत खलियान का कार्य करना, वो वास्तव में उनसे बाधित होता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में बाधित नहीं होता है। तो इस प्रकार दो अलग अलग बाजार हैं, दोनों की मांग रेखा अलग अलग है। इस प्रकार एक उत्पादक किस तरह मूल्य का निर्धारण करता है, आइए हम इसका देखते हैं कि ए बाजार में वस्तु का मूल्य यानी बिजली का मूल्य कितना रखेगा और कितनी मात्रा में बेचेगा, वहीं बी बाजार में वस्तु का मूल्य कितना रखेगा और कितना बेचेगा। इस प्रकार हम दोनों बाजार की स्थितियों को अध्ययन करेंगे। उसके बाद एकाधिकार कैसे मूल्य का निर्धारण किया और क्या ये औचित्यपूर्ण है, इस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम रेखा चित्र के माध्यम से मूल्य निर्धारण और उत्पादन निर्धारण का अध्ययन करते हैं। हम मूल्य विभेद के अंतर्गत दो बाजारों का अध्ययन करते हैं। मान लीजिए अभी हमने जैसे उदाहरण माना, ए हमारा सिटी है, मार्केट ए सिटी है, शहर है। यहां पे डिमांड फॉर बीज जो हमने एक्स कमोडिटी के रूप में मांगा, उसकी मांग की लोच वास्तव में बेलोचदार मांग वक्र है, क्योंकि ये इसेंशियल कमोडिटी है। किसके लिए? शहर के लिए, वालों के लिए। इसलिए ए बाजार में मांग वक्र AR1 है, उसके आधार पर हमने MR1 ड्रा किया है। वहीं दूसरा बाजार है, हमने इसको विलेज मान लिया है। यहां पर हम देखते हैं कि वही बिजली वास्तव में लोचदार कमोडिटी के रूप में बिहेव कर रही है। यहां पर वस्तु आवश्यक नहीं है, बल्कि एक प्रकार से आरामदायक है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस पर डिपेंडेंट लाइफ नहीं है। वैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में डिपेंड होती जा रही है, लेकिन मान के चलते हैं अभी कि डिपेंड नहीं है। इसलिए यहां पे मांग की लोच के देखिए ढाल, जो मांग वक्र का ढाल है, ए मार्केट की अपेक्षा कम ढाल है, जिसके आधार पर हमने MR2 वक्र ड्रा किया है। हमने अब एकाधिकारी क्या करता है? दोनों बाजार के मांग वक्रों का अध्ययन करता है कि शहर में बिजली की आवश्यकता कितनी है और गांव में बिजली की आवश्यकता कैसी है। तो AR1 शहर की बिजली की मांग और AR2 गांव की बिजली की मांग, दोनों मांग वक्रों को जोड़ देते हैं तो हमें AR1 प्लस AR2 दोनों मांग वक्रों को जोड़ने पर हमें संयुक्त मांग वक्र AAR प्राप्त हो जाता है, जिसके आधार पर एक अधिकारी AMR ड्रॉ कर लेता है। अब क्या करता है कि हम देखते हैं कि क्योंकि उसकी सीमांत लागत बराबर है, ये मार्जिनल कॉस्ट है। मार्जिनल कॉस्ट हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट इक्विलिब्रियम पॉइंट E पर कट कर रही है। यहां पर E एक अधिकारी फर्म के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों होगा? अर्थात मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर वास्तव में एग्रीगेट मार्जिनल रेवेन्यू यहां पर मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है। अतः उत्पादक क्या करेगा? OX बिजली का उत्पादन करेगा, यानी OX क्या है? उसका आउटपुट है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का आउटपुट है। अतः इस इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को अब देखिए यहां पर उत्पादन का ही निर्धारण कर लेगा। इस लाइन को ऊपर बढ़ा के मूल्य का निर्धारण नहीं करेगा, बल्कि वो बाजार की मांग के अनुसार मूल्य का निर्धारण अलग अलग बाजारों में अलग अलग करेगा। अब यहां से हम एक रेखा ड्रा करते हैं। रेखा ड्रा करने के बाद देखते हैं कि दोनों बाजार के MR1 और MR2 को किस बिंदु पर काटते हैं। जब हमने
ई से आधारज के समानांतर एक रेखा खींच लेते हैं। देखते हैं कि ए बाजार में एमआर वक्र को E1 बिंदु पर काटता है, E1 बिंदु पर। अतः E1 इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ए बाजार का, इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर MR1 इक्वल हो जाता है MC के, मार्जिनल कॉस्ट के। अतः ए बाजार में संतुलित उत्पादन OX1 होगा। अतः एकाधिकारी फर्म OX1 मात्रा ए बाजार में बेचेगी। ये आपका आउटपुट होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इस लाइन को हम ऊपर मिला देते हैं और मिलाने के बाद हम देखते हैं कि OP1 विल बी प्राइस होगा, यानी इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस एकाधिकारी फर्म OP1 रखेगा और बेचेगा कितना, OX1 मात्रा वस्तु की बेचेगा। वही हम बी बाजार का अध्ययन करते हैं, यानी गांव का मार्केट का अध्ययन करते हैं। तो यहां पर देखते हैं कि संतुलन बिंदु हमें E2 प्राप्त हो जाता है। तो हमारे पास E2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। यहां पर मार्जिनल रेवेन्यू टू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, इसलिए संतुलन ये है। अब हम इसको एक लंब डालते हैं, ये OX2। OX2 क्या होगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट है, यानी उत्पादक OX2 मात्रा बी बाजार यानी गांव में बेचेगा। देखिए, ए बाजार की अपेक्षा बी बाजार में अधिक वस्तु बेचेगा और वस्तु का मूल्य कितना रखेगा, OP2। OP2 विल बी प्राइस, ये वास्तव में वस्तु का मूल्य होगा। अतः देखिए कि ए बाजार जहां पर मांग की लोच बेलोचदार है, वहां पर वस्तु का मूल्य ऊंचा रखेगा और वस्तु की पूर्ति कम रखेगा। वहीं बी बाजार में वस्तु की मूल्य कम रखेगा और तथा पूर्ति ज्यादा रखेगा। इस प्रकार एकाधिकारी फर्म ने अपनी बिजली का मूल्य दो अलग अलग जगह पर दो अलग अलग उत्पाद उपभोक्ताओं से अलग अलग लेता है और पूर्ति भी अलग रहती है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये औचित्यपूर्ण है कि एक ही उत्पादक अपनी ही एक ही लागत वाली वस्तु को दो अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्य ले। वास्तव में यह औचित्यपूर्ण है। क्यों? क्योंकि शहरों के लोगों की वास्तव में परचेजिंग पावर अधिक होती है, उनकी क्रय शक्ति क्षमता अधिक होती है इन द रिस्पेक्ट ऑफ विलेजर्स, गांव के लोगों की। इन लोगों के पास एग्रीकल्चर इनकम होती है जो थोड़ी बहुत होती है, परिणाम स्वरूप ये वस्तुएं नहीं खरीद पाते। दूसरा, लग्जरियस कमोडिटी इनके लिए कभी कभी हो जाती, तो ये इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते। इसलिए सरकार क्या करती है, क्योंकि बिजली का अनुप्रयोग दोनों समाज के दोनों वर्गों के लिए आवश्यक है, क्योंकि इससे लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होती है। तो हम इनसे, क्योंकि इनको इसका इंपॉर्टेंस पता है, इसलिए इनको हम ऊंचे प्राइस पे दे देते हैं। लेकिन ये समाज का वर्ग मान लीजिए नहीं लेना चाहता, तो इनको अगर हम प्राइस कम कर देंगे तो इनके यहाँ डिमांड बढ़ जाएगी। जब ये आदत डाल देंगे, जब ये बिजली के प्रयोग की आदत इनको बढ़ जाएगी, जब इनके लिए वस्तु क्या हो जाएगी, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ये मांग वक्र AR2 ढाल कौन हो जाएगा, ऐसा कोई ढाल मिल जाएगा फ्यूचर में। जब इसके हैबिचुअल हो जाएंगे तो ये भी इस वस्तु का मूल्य देने को तैयार हो जाएंगे। तो हम उत्पादक क्या करेगा, इस मार्केट के लिए भी ऊंचा प्राइस रख देंगे। इस प्रकार समाज के दोनों वर्गों को लाभ मिल जाता है। दूसरी चीज, हो सकता है कि OP2 प्राइस कॉस्ट को कवर ना कर पा रहा हो, इसलिए ए मार्केट से वो अतिरिक्त बेनिफिट लेकर के उस अतिरिक्त बेनिफिट से बी मार्केट में हुए लॉस को कंपनसेट कर देता है एक अधिकारी। अतः वो क्या करता है कि दोनों मार्केट में अपनी सप्लाई को बनाए रखता है। इसलिए वास्तव में विभेदात्मक एकाधिकार आवश्यक भी है। इससे समाज के सभी वर्गों को लाभ प्राप्त होता है, जिसकी परचेजिंग पावर है या परचेजिंग पावर नहीं है। इस प्रकार मूल्य विभेद होना अनिवार्य है। जैसे ट्रेन में वास्तव में इलाहाबाद से दिल्ली जाने की लागत लगभग मान लीजिए 300 है, लेकिन समाज के सभी वर्ग नहीं दे सकते हैं, लेकिन दिल्ली जाना अनिवार्य है। मान लीजिए मेडिकल इमरजेंसी है, तो जो एसी से हमने मान लीजिए 3000 रुपीज लिया, तो उससे हमने रेल की लागत निकाल ली और हमने जनरल बोगी के माध्यम से यानी कम टिकट में कम दाम पर जो टिकट हमने अवेलेबल कराया उसको हमने क्षतिपूर्ति कर दिया। इससे समाज के गरीब वर्ग और समाज के अमीर वर्ग दोनों वर्गों को फायदा हो जाता है।
इसलिए मूल्य विभेद एक प्रकार से औचित्यपूर्ण भी है।